एकलव्य आईएएस एकेडमी के वीडियो लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका आशीष कुमेटी आज के एक नए टॉपिक के साथ में फिर से हाजिर हूँ। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल की उपस्थिति कैसी है, वैदिक काल की उपस्थिति कैसी है, जनपदों का विकास कैसे हुआ है और जनपदों में खासकर कौशल का उल्लेख कैसे है और हम कैसे इस क्षेत्र के विकास की नई गाथाओं को देख रहे थे। अब हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है, इसके आगे का जो हम चरण देखते हैं वो किससे संबंधित होगा, नंद एवं मौर्य वंश से। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नंद और मौर्य वंश का जो संबंध है वो किससे था, मगध से था। मगध जो है इस समय के सबसे बड़े साम्राज्यों में या सबसे बड़े जनपदों में से एक माना जाता है। इस समय भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में भी हम मगध के उदय को पढ़ते हैं, क्योंकि यही वो काल है जहां से हमको तिथि का एक निश्चित ज्ञान प्राप्त होता है। इस समय हम देखते हैं कि मगध का जो विकास हुआ, उस मगध के विकास में वहाँ की जनता, वहाँ के राजवंश और वहाँ के क्षेत्र का एक गहरा प्रभाव था। मगध की जनता इतनी सशक्त थी, या कहना चाहिए इतनी जागरूक थी, कि जिसने वहाँ की आर्थिक सुदृढ़ता को भी बनाया और उसके साथ साथ जो एक राजवंशों की नींव रखी गई वहाँ पर मगध में, जिसमें हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और इधर फिर हम नंद वंश को देखते हैं। तो इस तरह के जो वंश हुए, तो इन वंशों का भी एक जो प्रतापी शासन जो रहा है वह छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं प्रभावी रहा। और उसके साथ साथ आगे चलकर जो मौर्य वंश की जो नींव रखी गई मगध में, जो इसने एक अखंड भारत का ढांचा तैयार किया और एक अखिल साम्राज्य की जो स्थापना की, उसमें भी छत्तीसगढ़ शामिल हुआ। उसी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे। सामान्यतः कुछ बिंदु पर चर्चा करने से पहले हम यह स्पष्ट कर लेते हैं कि जो चर्चाएं हैं कि जैसे कि माना जाता है कि दक्षिण कौशल का जो क्षेत्र है संभवतः नंद और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत शामिल था। ये पूरा जो संपूर्ण जो क्षेत्र है दक्षिण कौशल का, वो मगध साम्राज्य का क्या था, अंग था, ऐसा हम मानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश का अंतिम शासक था, घनानंद की हत्या करके अपने गुरु चाणक्य की सहायता से एक अखंड भारत का निर्माण किया, एक अखिल साम्राज्य का निर्माण किया, जो मौर्य वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यह पूरा का पूरा जो साम्राज्य है वो क्या कहलाया, मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य कहलाया। अशोक के काल में हमको उसके शिलालेखों से कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अश्मक और कलिंग दोनों की व्याख्या की गई है, दोनों के बारे में बताया गया है। हम स्पेशली अशोक के कलिंग युद्ध को भी यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, जिसमें कौशल कैसे यहाँ पे शामिल होता है या छत्तीसगढ़ कैसे शामिल होता है, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उसकी ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं दक्षिण कौशल का जो संपूर्ण जो क्षेत्र था वह मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत या मगध साम्राज्य के अंतर्गत शामिल था। बेसिकली इतिहासकारों में एक व्यक्तित्व है डॉक्टर श्याम प्रसाद पांडे। यह डिटेल्ड में मैं चर्चाएं करूंगा, कोई फैक्चुअल और एकदम बहुत ही ससरेवार के लेक्चर्स को निकाल देना ऐसा नहीं है कि कोई भी चीजें आप तक पहुंचे वह बेस से पहुंचे, एक आधार से पहुंचे, मेरा मेन टारगेट है। तो सबसे पहली चीज क्या कि डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार यह मानना है कि नंद और मौर्य के समय यह संपूर्ण जो क्षेत्र है या दक्षिण कौशल या छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वह पाटलिपुत्र के अधीन था। इनका मत था कि पाटलिपुत्र के अधीन कौन सा राज्य शामिल था, हमारा दक्षिण कौशल। क्योंकि एक अखिल साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं, मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं, तो यह कह सकते हैं हम कि पाटलिपुत्र जो इस समय का प्राचीन देश के नाम से जो प्रचलित था, या हम देख रहे हैं कि जो सबसे मेन एक राजस्व या मेन प्रशासनिक ढांचा जहां से तैयार होता है पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य का, तो वहां से यानी राजधानी से हम क्या देख रहे हैं कि जो शासन चल रहा है उसके अधीन दक्षिण कौशल भी शामिल था। कई इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकृति भी प्रदान की। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ जो सिक्के प्राप्त हुए,
छत्तीसगढ़ में जो प्राप्त मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं पर मयूर का अंकन है। क्या बना हुआ है? मयूर का अंकन है। कुछ इस प्रकार का अंकन होता था। ये जब आहत सिक्के हैं, पंचमार्क कॉइन हम देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर फिर मयूर बनता था। तो ये मयूर का इस तरीके का ढांचा, मतलब एक चिन्ह हमको सिक्कों पर प्राप्त होता था। जो आहत सिक्के हम बोलते हैं या पंचमार्क कॉइन बोलते हैं, तो वो कैसा कि उस पर खोद के है या उस पर दबा के उस पर बनाया गया, ये आहत सिक्के होते हैं जिसको पंचमार्क कॉइन हम कहते हैं। तो इस तरीके के मुद्राएं मिलना और इस तरीके के सिक्के मिलना, और ध्यान रखिए कि छत्तीसगढ़ में जो मुद्राएं, जो सिक्के प्राप्त हुए वो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं थे। यह हो सकता है उनके परवर्ती जो शासक हुए उनके हैं, मौर्य वंश के। लेकिन ये दो चीजें जो थी, अशोक और चंद्रगुप्त से जो रिलेटेड जो सिक्के होते थे, वो सिक्के यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए। ये इसको इतिहासकारों ने स्पष्ट भी किया है। तो इस तरीके के सिक्के जो प्राप्त हो रहे हैं हमको, या मुद्राएं जो प्राप्त हो रही हैं, तो इन सिक्कों के आधार पर कहा गया कि जिन सिक्कों पर मयूर का जो अंकन है, तो संभवतः यह मयूर का जो चिन्हांकन है या अंकन जो है वो किससे रिलेटेड रहा होगा? मौर्य शासकों से रहा होगा। ये हम इस बात पर देख रहे हैं। दूसरा, हेमचंद्र राय चौधरी, जिन्होंने बेसिकली गुप्तों पर भी बहुत काम किया है और इसी के साथ साथ उन्होंने मौर्यों पर भी बातचीत की है। जब हम भारतीय इतिहास देखते हैं तो भारतीय इतिहास में एक नाम आता है रोमिला थापर का। तो डॉक्टर रोमिला थापर ने मौर्यों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, बहुत ज़्यादा लिखा है उनके बारे में, और कई तरीके के कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे चलते रहते हैं। कुछ बातों को हम लोग भारतीय इतिहास में जरूर देखेंगे, लेकिन छोटी सी बातों को जरूर यहाँ पे रखूंगा आपके पास कि हेमचंद्र राय चौधरी जब गुप्तों के बारे में बात करते हैं और कभी मौर्यों के बारे में भी जो बात करते हैं, तो उसमें जो डायमेंशंस है, तो एक इतिहासकार दूसरे की बातों को जरूरी नहीं है कि स्पष्टता स्वीकार कर ले, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जरूर आता है। तो यहाँ भी हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे। तो डॉक्टर श्याम कुमार पांडे ने हमको ये कहा है कि पाटलिपुत्र के अधीन दक्षिण कौशल था, और उसका प्रामाणिकता वो कैसे सिद्ध कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में प्राप्त जो मुद्राएं हैं वो उसमें क्या है? मयूर का अंकन है, और इसी चिन्हांकन के कारण क्या कहा जा रहा है कि वो मौर्य में शामिल है। दूसरा, हेमचंद्र राय चौधरी, हेमचंद्र राय चौधरी, इनका मानना यह है कि जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त थे, तो जब मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने जो इन्होंने एक विशाल सेना के साथ में, इस बात को प्लूटार्क ने भी कहा है। तो प्लूटार्क एक विदेशी दार्शनिक भी है और लेखक भी है, यूनानी है बेसिकली। तो प्लूटार्क ने भी कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी एक विशाल, यानी 6 लाख की सेना के साथ में पूरे भारत को रौंद डाला। ये जब उसने कहा है तो उस बात को भी किसमें लिया गया है? इतिहास के कुछ पन्नों में लिया गया है। और हेमचंद्र राय चौधरी भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना के साथ में दक्षिण की ओर आक्रमण किया है। दक्षिण भारत पर आक्रमण का उल्लेख वो करते हैं, दक्षिण भारत के क्षेत्र की तरफ उन्होंने आक्रमण किया है। इन सेना में महत्वपूर्ण बिंदु था कि इस सेना में आट्विक जन, इसका उल्लेख आया है। ये आट्विक जन का उल्लेख हम लोग गुप्त में भी देखेंगे, क्योंकि समुद्रगुप्त के ने जब अपना विजय अभियान चलाया, अपने दिग्विजय उसने प्रारंभ किया, तो समुद्रगुप्त ने उस समय आट्विक राज्यों को भी जीता था, जो बेसिकली 18 राज्यों का कबीला था, उसको भी जीता था। अब यहाँ पे जब आट्विक जन की बात कर रहे हैं कौन? हेमचंद्र राय चौधरी। तो वो कहते हैं कि जो 6 लाख की सेना थी, बेसिकली 6 लाख की लगभग पैदल सेना है केवल, इसके अलावा हम लोग और भी देखेंगे कि कितने घुड़सवार थे, है ना, 30,000 घुड़सवार थे, 800 रथ थे, है ना। तो ये सब उसकी संख्या है जिसपे हम भारतीय इतिहास में बात करेंगे। लेकिन आट्विक जनों का उल्लेख करते हैं, तो आट्विक जनों का क्षेत्र कौन सा है? जैसे हम लोग ये छोटा सा मैप मैंने वो किया है सिर्फ एक समझने के लिए, ये दक्षिण भारत को इंडिकेट करता हुआ भारत का मैप है। अब पूरे संपूर्ण मगध का जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो मगध पे क्या कि ये कहते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य जो है उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक का, यानी कि तिनेवेली जिले और वहां उसकी जो मोडनियल पहाड़ी जो है वहां तक ये क्या था? प्रचलित, यानी मैसूर को आप ध्यान में रखिए कि मैसूर तक जो प्रचलित पूरा ये इसका मगध साम्राज्य था।
तो उत्तर में कश्मीर और ये नीचे में मैसूर तक। तो ये जो पूरा का पूरा जो साम्राज्य आपके साथ में शामिल हो रहा है, तो यह साम्राज्य, इसमें कौन सा भी जनपद शामिल होता रहा होगा? कौशल का जनपद भी शामिल होता रहा होगा। इस बात को कहते हैं। और साथ ही साथ किसके बारे में बात कर रहे हैं? आठविक जन के बारे में जब वो बात कर रहे हैं, तो आठविक जनों में बेसिकली ट्राइबल्स या जंगली जातियों के बारे में भी उल्लेख है। तो वो उनका मानना ये है हेमचंद्र राय चौधरी जी का, कि जो आठविक जन थे उनका संबंध कहां से भी रहा होगा? छत्तीसगढ़ से रहा होगा। क्योंकि जो मध्य प्रदेश का जो मध्य क्षेत्र का जो पूरा का पूरा जो एक एरिया है, और छत्तीसगढ़ का जो भाग है, जो ऊपर का बेसिकली बुंदेलखंड और उसके जो कहना चाहिए कि जो पश्चिमी एरिया है छत्तीसगढ़ का, तो वो जो क्षेत्र है ऊपर का, उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है बेसिकली आठविक जनों के राज्यों में भी शामिल होता था। तो हेमचंद्र राय चौधरी का स्पष्ट है कि मौर्य की सेना में आठविक जनों का तो था रोल, लेकिन उसके साथ साथ किसमें भी अहम भूमिका थी? ये जो सेना है, उन्होंने दक्षिण भारत पर जब अधिकार स्थापित किया था, तो उसमें कौशल भी शामिल था। ठीक, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम जानते हैं कि कलिंग का युद्ध भारतीय इतिहास का या अशोक के काल का सबसे भयानक युद्धों में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में, यानी कि 260 ईसा पूर्व, अशोक के शासनकाल के 260 ईसा पूर्व, 8वां वर्ष, उसके शासन का 8वां वर्ष, हम जानते हैं कि लगभग 272 के आसपास में या 273 के आसपास में अशोक ने गद्दी हासिल की थी अपने पिता बिंदुसार से। ठीक, अब तो इस समय का जो कलिंग का युद्ध था, कलिंग युद्ध का उद्देश्य क्या रहा होगा? या कलिंग युद्ध का जो हम उल्लेख देखते हैं, डिटेल तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो एक पॉकेट जैसा एरिया हमको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, पॉकेट यानी कि जो पैकेट होते हैं ना, जेब होते हैं, उस टाइप का ये। तो संपूर्ण साम्राज्य को जब देख रहा है कौन मैप में? अशोक देख रहा है। तो उसको जो ये पॉकेट एरिया है, ये वाला जो उसके पूर्वी क्षेत्र में जो मिल रहा है, यह क्षेत्र जो उसको हमेशा से क्या लगता था? खटकता था। एक बार इसको प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने और बिंदुसार ने भी प्रयास किया है, लेकिन यह स्वतंत्र रहा कलिंग। ये बेसिकली कलिंग का और आज का जो उत्कल का जो प्रांत है या उड़ीसा का जो प्रांत है, ये कलिंग कहलाता था। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र हमेशा उसको क्या करता था? उसके नजरों में गड़ा हुआ रहता था कि यह क्षेत्र मेरे साम्राज्य में शामिल क्यों नहीं है। इसे ही प्राप्त करने के लिए अशोक ने 260 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया था। इस युद्ध का भयंकर परिणाम इतना था कि इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और इसके साथ साथ में 1 लाख लोग क्या हुए? मारे गए थे। चाणक्य ने अपनी अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में लिखा है, माफ कीजिएगा, अर्थशास्त्र में उन्होंने लिखा है कि कलिंग में एक उन्नत नस्ल के हाथी पाए जाते थे। और मौर्य सेना में हम जानते हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत अगर कोई थी तो गज सेना थी। उसमें हाथियों की संख्या सर्वाधिक, लगभग 9000 हाथी थे उसके सेना में। तो यहाँ के हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पे युद्ध हुआ। दूसरा ये कहना है, मानना है कई इतिहासकारों का कि पूर्व क्षेत्र में जो समुद्र था और उसमें जो व्यापार स्थापित था इस समय का, उस व्यापार को प्राप्त करने के लिए या उस समृद्धता को प्राप्त करने के लिए अशोक ने यहाँ पर कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक, तो ये कुछ कारण इतिहासकार देते हैं, लेकिन एक के बीच कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब विषय जो भी रहा हो, अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया, ये स्पष्ट है और इस बात का उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में है। 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है और इस बात की चर्चा हम लोग और विस्तृत करेंगे। लेकिन अब 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन मिल रहा है, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे और 1 लाख लोग लगभग क्या हुए थे? मारे गए थे। इसी में एक बिंदु क्या आता है कि डॉक्टर या राय बहादुर हीरालाल शुक्ल, ठीक है, तो हीरालाल शुक्ल ने अपना कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अपना एक अलग बिंदु रखा। वो क्या कहते हैं कि चूंकि राय बहादुर हीरालाल, राय बहादुर हीरालाल का यह मानना है कि कलिंग जो राज्य है वह महानदी और गोदावरी के बीच बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है ना। किसके किनारे कह रहा है? महानदी और
गोदावरी, इन दोनों के बीच बंगाल की खाड़ी के किनारे, ये बात कह रहा है, मतलब इस बात से इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक, तो अब क्या कि महानदी और गोदावरी किनारे है, तो वो कहता है कि इस क्षेत्र से लगा हुआ जो कौशल या छत्तीसगढ़ का जो राज्य है वो भी शामिल होता था। मतलब राय बहादुर हीरालाल का यह मानना है कि अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया तो उसके साथ साथ वो इस क्षेत्र की ओर भी क्या करता गया, आधिपत्य करता हुआ वहां शामिल हुआ था। दो तीन बातें शामिल हो रही है कि एक तो पहला कि श्याम प्रसाद पांडे जी कहते हैं कि पाटलिपुत्र के अधीन पहले से छत्तीसगढ़ था। दूसरा, हेमचंद्र राय चौधरी ये कहते हैं कि जिसमें आठविक जन शामिल थे और छत्तीसगढ़ इसमें शामिल हुआ है, ये हेमचंद्र राय चौधरी कह रहे हैं। राय बहादुर हीरालाल कह रहे हैं कि जब कलिंग पर आक्रमण हुआ है तो इस क्षेत्र में कौन शामिल हो रहा है, छत्तीसगढ़ भी शामिल हो रहा है। ये तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ध्यान में रखिएगा कि अशोक ने जब इस यहाँ पर आक्रमण किया तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, जिसे हम कौशल या छत्तीसगढ़ के नाम से जान रहे हैं, वो क्षेत्र भी क्या हुआ, इसमें शामिल था। उसके जीते हुए क्षेत्रों में या उसके अधिकार के क्षेत्रों में क्या था, ये शामिल था। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है इस पे कि जब हम अगला जो बिंदु देखेंगे जिसमें डॉक्टर श्याम प्रसाद पांडे या श्याम कुमार पांडे कहते हैं कि कलिंग से लगा हुआ क्या था, कौशल था, यानी कि ये वाला क्षेत्र हमारा जो ये हमारे छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र आ रहा है किससे लगा हुआ है, कलिंग से लगा हुआ है। तो कलिंग से लगे होने के कारण वो अशोक से वो किसी भी प्रकार से बुराई लेना नहीं चाहते थे, मतलब कोई भी उससे विरोध नहीं करना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कहना चाहिए कि मित्रता या अशोक के प्रति कोई भी उन्होंने विरोधाभास व्यक्त नहीं किया छत्तीसगढ़ के लोगों ने, और कलिंग के विजय के दौरान या कलिंग के युद्ध के दौरान उसे सहायता दी। ये कौन कह रहा है, श्याम कुमार पांडे कह रहे हैं। श्याम कुमार पांडे के बाद एक तो डॉक्टर श्याम कुमार पांडे, इन्होंने ये कह दिया कि जो कलिंग के निकट था कौशल, इसलिए चंद्रगुप्त या अशोक से हम कह सकते हैं कि अशोक से किसी भी प्रकार की विरोधाभास उन्होंने नहीं लिया। लेकिन इसी के ठीक उलट है ना, डॉक्टर राम कुमार बेहार ने अपनी रिसर्च में और अपनी किताबों में लिखा है, डॉक्टर राम कुमार बेहार। डॉक्टर राम कुमार बेहार ये कहते हैं कि चूंकि कलिंग का जो राज्य है वो बस्तर से लगा हुआ है, इसीलिए चूंकि इस अंचल के लोग क्या है, कर्तव्यनिष्ठ हैं, और कलिंग जो हमारा है वो क्या है, पड़ोसी राज्य है। तो पड़ोसी राज्य की सहायता के लिए बस्तर के जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया, कलिंग के नरेश का साथ दिया, ना कि अशोक का। ठीक है, बातें भिन्न भिन्न हो गई, फिर से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। मैं फिर बता रहा हूँ कि श्याम कुमार पांडे कहते हैं कि कलिंग के युद्ध के समय इस क्षेत्र के लोगों ने या इस अंचल के लोगों ने किसका साथ दिया था, अशोक का साथ दिया। लेकिन राम कुमार बेहार ये कह रहे हैं कि इस अंचल का जो दक्षिण क्षेत्र है, बेसिकली बस्तर किससे लगा हुआ है, कलिंग से लगा हुआ है, और इस अंचल के लोगों ने कलिंग के प्रति क्या दिखाई, अपनी सहायता या उसकी कृतज्ञता दिखाई, क्योंकि उसका हमारा पड़ोसी राज्य है, ये कहकर। तो इतने सारी चीजें जो है ना एक तथ्यात्मक रूप से हमारे सामने हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ का जो संबंध है मौर्य और नंद काल में रहा होगा या उस समय रहा वंश के साथ जुड़ा होगा। ये सारी बातें हम लोग किस में देख रहे हैं, इस समय देख रहे हैं, और अलग अलग इतिहासकार कैसे इसको लिंक कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम जो है बेसिकली इतिहास क्या प्रमाणों और साक्ष्यों पर बेस्ड होता है। इसलिए सबसे पहले क्या कि इस काल में जो सिक्के मिले, जो मुद्राएं मिली, उन पर हम लोग चर्चा महत्वपूर्ण से करेंगे, जो हमारे एग्जाम की बिंदु से क्या है बहुत ज्यादा जरूरी भी है। सबसे पहली चीज क्या कि यहाँ से जो सिक्के प्राप्त हुए वो कैसे हैं और कहाँ से प्राप्त हुए। बेसिकली हमारा क्वेश्चन प्री में और मेंस में भी लगभग यही बनता है। ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पर मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त तो हुए, लेकिन वह संभवतः वह सिक्के जो हैं अशोक के और चंद्रगुप्त मौर्य के दोनों के नहीं थे। बेसिकली ये सारे सिक्के कैसे हैं, आहत सिक्के हैं। कैसे सिक्के हैं, आहत
सिक्के हैं। ठीक, इन आहत सिक्कों में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, जो प्राप्ति स्थल, कि प्राप्ति स्थल इनका कौन कौन सा था? प्राप्ति स्थल, एक है आपका अकलतरा, दूसरा है ठठारी, तीसरा है बारगांव जो रायगढ़ में है, बिलासपुर, तारापुर, गुजरा, उड़ेला और आरंग। इतने क्षेत्रों पर आपको मौर्य कालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। अब इनमें जो संख्याओं की बात होती है कि कहाँ सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए, तो ध्यान रखिएगा अकलतरा, अकलतरा से 259 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और ये सिक्के कैसे थे? मौर्यकालीन सिक्के हैं। और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? पर्ण, कार्षापर्ण या धरण। पर्ण, काशापर्ण या धरण, ये चांदी के सिक्कों को कहा जाता था बेसिकली। और 259 चांदी के सिक्के कहाँ से मिले हैं? अकलतरा या जांजगीर चांपा से, जांजगीर चांपा का क्षेत्र है तो यहाँ से हमको मिला हुआ है। दूसरा सबसे ज्यादा सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ? ठठारी से प्राप्त हुआ। ठठारी से हमको 253 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। दोनों चांदी के सिक्के थे, लेकिन जो ठठारी से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों में अल्पकारी चिन्ह भी अंकित है, यानी कि उसमें कुछ कुछ चिन्ह अलग से और भी अंकित किया गया है, अल्पकारी चिन्ह हम कहते हैं। इसी के साथ साथ जो तारापुर और रायगढ़ का जो क्षेत्र है, तारापुर और रायगढ़, तारापुर और रायगढ़ में कुल 15 सिक्के प्राप्त हुए, कुल 15 सिक्के प्राप्त होंगे। तारापुर एक साथ इसको सम्मिलित नहीं कीजिएगा, तारापुर अलग है और रायगढ़ अलग है। तारापुर और रायगढ़ को मिलाकर कुल कितने 15 सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए थे। इन आहत सिक्कों के विषय में जब बातचीत हम करते हैं तो एक बिंदु, एक फैक्ट्स और बनता है क्या कि 1969 टू 70 के मध्य, 1969 टू 70 इस बीच में डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने आरंग में जो आहत सिक्के खोजे वो कैसे थे? आरंग और बेसिकली गुजरा गांव में यहाँ के जो उसने सिक्के प्राप्त हुए वो उन्होंने बताया कि यह सिक्के किस प्रणाली के थे या किस श्रेणी के थे? गोनगल श्रेणी के सिक्के थे। रमेंद्र नाथ मिश्र जी, डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र जी ने आरंग और गुजरा गांव, आरंग और गुजरा गांव, यहां से आहत सिक्कों की क्या की थी? खोज की थी, जो किस श्रेणी के थे? गोनगल श्रेणी के थे, गोनगल श्रेणी के सिक्के थे। गोनगल श्रेणी जो सिक्के हैं बेसिकली रोमन सिक्के के सिमिलर हुआ करते थे बेसिकली, कि बाद में उसकी गणना करते हैं हम। ये गोल सिक्के हुआ करते थे जिसपे चिन्ह अंकित हुआ होते थे, मतलब जो वंशीय चिन्ह जो होते हैं वो अंकित मिलते थे हमको बेसिकली। ये हमारा क्या था? ये आहत सिक्के हैं जो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? अकलतरा, ठठारी, बारगांव, बिलासपुर, तारापुर, गुजरा, उड़ेला और आरंग से। अकलतरा से सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है, 259 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठठारी से 253 सिक्के प्राप्त हुए हैं और तारापुर और रायगढ़ से कुल 15 सिक्के प्राप्त हुए हैं। और 1969 और 70 के मध्य रमेंद्रनाथ मिश्र ने आरंग और गुजरा यहाँ से जो आहत सिक्के प्राप्त किए वो किस श्रेणी के थे? गोनगल श्रेणी के सिक्के थे। ठीक, इसी में हम क्या देखते हैं, एक बिंदु ध्यान में रखिएगा कि रायपुर के तारापुर, उड़ेला और गुजरा इतने स्थानों से प्राप्त जो सिक्के हैं उनका जो वजन था वह 12 रत्ती का था। उनका वजन या उनका जो भार था वो कितना था? 12 रत्ती का था। ये भार की एक इकाई हम मानते हैं, है ना, एक इकाई देखते हैं जिसको जिस समय हमको ये सिक्के प्राप्त हुए हैं वो कितने का था? 12 रत्ती का था।
ठीक। अब इसके बाद हम स्थलों को देखते हैं। तो स्थलों में सबसे पहले जो बात आती है किसकी, बलौदा बाजार के तुरतुरिया की, जिसको किसने बताया है, राय बहादुर हीरालाल जी ने। तो हमने सिक्के देख लिया है। अब अगला इससे जुड़े हुए कुछ जो प्रमुख स्थल हैं उन स्थलों को देख लेते हैं जो मौर्य काल से जो बेसिकली संबंधित हैं। इन स्थलों में सबसे पहला जो नाम आ रहा है वह है बलौदा बाजार का तुरतुरिया। बलौदा बाजार का तुरतुरिया। ध्यान रखिएगा कि जो मौर्य काल जो है वो बौद्ध धर्म के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। या मौर्य काल में बौद्ध धर्म जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। इस समय राय बहादुर हीरालाल का यह मानना है या उनका कहना है, इस बारे में जो वो बताते हैं, राय बहादुर हीरालाल ये कहते हैं कि तुरतुरिया में जो विहार प्राप्त हुआ, बौद्ध विहार, ये किनका था, भिक्षुणियों का था। भिक्षुणियों का ये बौद्ध विहार प्राप्त हुआ और इनके बाद बेसिकली कि ये जो विहार नष्ट भी हो गए या आज भी वर्तमान समय में जब राय बहादुर लाल इसके विषय में चर्चा कर रहे थे या अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने बताया है कि इस विहार के बाद भी आज भी इस जगह पर पुजारिन जो होते थे, महिलाएं या स्त्रियां, ठीक है, आज भी उन्हीं का ही क्या है यहाँ पर कार्य चलता है या फिर उनकी क्रियाकलाप यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आज भी पूजन वगैरह का जो कार्य है बेसिकली है ना, अध्यात्म से जुड़ा हुआ कार्य, वो कौन करती है, महिलाएं करती है या पुजारिन करती है। ये राय बहादुर हीरालाल कहते हैं। और साथ ही साथ इस क्षेत्र पे, इस विहार के साथ साथ एक बुद्ध देव की विशाल प्रतिमा भी मिली है। बुद्ध देव की विशाल प्रतिमा भी मिली है। ठीक है, तुरतुरिया जो क्षेत्र है बेसिकली वह हम पांडुवंश में भी इसको देखेंगे, क्योंकि सिरपुर का जो क्षेत्र है, सिरपुर के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव है, सबसे ज्यादा इस समय विकास हुआ है उसका। और पांडुवंश के टाइम पे अलग अलग जो हम कहते हैं कि वैनसॉन्ग की जो रचना है सीयू की, उसमें भी इस बात का उल्लेख है। उस टाइम पे उसको क्लेरिफाई करूंगा कि कितने लोग यानी महायानी बौद्ध कितने लोग रुकते थे वहां पर, उसको हम लोग और भी डिटेल्ड में देखेंगे। अब यहाँ पे हमको एक क्या मिला, बलौदा बाजार के तुरतुरिया में जो विहार है, भिक्षुणियों का विहार था, उसमें आज भी पुजारी काम कर रहे हैं और यहाँ पर ही एक बुद्ध देव की विशाल प्रतिमा भी प्राप्त हुई। और इसके बारे में कौन अध्ययन करके बता रहा है, राय बहादुर हीरालाल जी बता रहे हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये डेप्थ है, ये बहुत ही कम कंटेंट किसी किताबों में मिलेगा, लेकिन इस बात की चर्चा मैं आपको इस वीडियो में कर रहा हूं। इसके बाद अगला जो स्थल है जो सर्वाधिक प्रचलित भी है और एक हमारे लिए पुरातात्विक स्थलों में से सबसे महत्वपूर्ण भी है, यह है मौर्यकालीन जो पुरातात्विक स्थल है, मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल, यह है रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी में हमको दो प्रमुख गुफाएं प्राप्त हुई हैं, है ना, दो गुफाएं स्थित है। एक गुफा है कौन सी, सीता बेंगरा, और दूसरा है जोगीमारा। बेसिकली इन दोनों गुफाओं को सबसे पहले 1848 ईस्वी में कर्नल आउसले ने खोजा, कर्नल आउसले। और इसे और भी पूरी कहना चाहिए कि राज्य के समय और पूरे भारत के समय और भी प्रकाशित करने का कार्य सर ने 1904 ईस्वी में डॉक्टर ब्लास ने किया। ठीक, ये प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है और प्री और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि एक तो ध्यान रखिए कि सीता बेंगरा क्या है और जोगीमारा क्या है। ठीक है, दोनों गुफाओं का इंपॉर्टेंस बहुत है छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम दोनों की एग्जाम में। अब ध्यान रखिए कि इन गुफाओं की जो खोज है 1848 ईस्वी में कर्नल आउसले ने किया। ठीक, और उसके बाद किसने किया है, सन 1904 ईस्वी। मतलब दोनों का यहाँ पे क्या है, कंट्रीब्यूशन है, कर्नल आउसले का भी और डॉक्टर ब्लास का भी। इन्होंने प्रकाश में इस गुफा को लाया है। हम जानते हैं कि सीता बेंगरा जो है,
सीता बेंगरा की जो गुफा है भारत की प्राचीनतम नाट्यशालाओं में से एक है ना। बेसिकली कहीं की किताबों में इसमें विश्व कप में भी सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला होने का गौरव दिया जाता है ना। लेकिन ध्यान में रखिए कि मौर्यकालीन संबंधित जो पुरातात्विक स्थल है उसमें सीता बेंगरा है और यह क्या है, प्राचीनतम नाट्यशाला है, प्राचीनतम नाट्यशाला इसकी गुफाओं में बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि मौर्य काल में कला का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ था प्रशासन की के साथ साथ में। तो इस समय सीता बेंगरा जब हम मान सकते हैं कि बेसिकली कुछ जगह पे हम अशोक का लाट है नहीं, जो उसका कहते हैं जो मस्तक जो हम कहते हैं या उसका जो मुकुट का हम कहते हैं लाट, बेसिकली वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र के कपालपुरम से बेसिकली वो प्राप्त हुआ है। तो सीता बेंगरा में प्राचीनतम नाट्यशाला है ना, तो अशोककालीन ये माना जाता है कि इस नाट्यशाला को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा कि इस नाट्यशाला को बनाने के लिए या इस नाट्यशाला के संचालन के लिए मगध से या पाटलिपुत्र से अशोक ने अपने एक प्रमुख कलाकार देवदत्त जो एक रूप दर्शक था, जो बेसिकली कलाकार होते हैं। तो मौर्यकालीन जो हम दस्तावेजों में सबसे प्रमुखता से जिसकी बात करते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो उसमें ये कहा गया है ना कि एक तो जो कलाकार होते हैं उनको रूप दर्शक भी कहा जाता था, ये थोड़े से उनकी वरीयता ज़्यादा होती थी। तो उस नाट्यशाला के संचालन के लिए किसे बुलाया गया था, देवदत्त को बुलाया गया था। ठीक है, इस कहानी का बताने का या इस बात को समझाने का जो कहना चाहिए कि बताने का जो कारण जो है वो केवल इसलिए है कि इन गुफाओं में जो अभिलेख मिले हैं, जो लेख मिले हैं, उनसे इसका संबंध है। ठीक, तो देवदत्त जो एक रूप दर्शक था, जो एक कलाकार था, बेसिकली नर्तक था एक, तो यह जब सीता बेंगरा में आया, इस प्राचीनतम नाट्यशाला को इसने संचालित किया, तो उसी समय यह एक देवदासी जो देवताओं को समर्पित होती है, ठीक है, जो कभी विवाह नहीं कर सकती, पूर्ण रूप से देवताओं को समर्पित मानी जाती है, तो ऐसी देवदासी जिसका नाम था सुतनुका, तो इस पर यह आसक्त हो गया था। इन्हीं की प्रेम गाथाओं को यहाँ के लेखों में लिखा गया है। ठीक है, कहा जैसे जो इन लेखों के अनुसार ये कहा जाता है, जो कहानी प्रचलित भी है कि देवदत्त ने जब अपने प्रणय का जो विचार था वो अभिव्यक्त किया सुतनुका के सामने, तो उसने सिर्फ एक बात कही थी कि चूंकि मैं एक देवदासी हूँ, किसी भी प्रेम से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो उसके बाद फिर देवदत्त ने आत्महत्या कर ली थी और कुछ दिन के बाद में सुतनुका की भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ऐसा माना जाता है। तो जोगीमारा और जो सीता बेंगरा की जो गुफा है, इनमें अलग अलग चित्रकारी भी जो हमको प्राप्त होती है, लेकिन इन चित्रकारियों का बहुत ही विस्तृत रूप या बहुत अच्छे ढंग से ये अभी उस पहाड़ियों या गुफाओं में नहीं है। ठीक, लेकिन जो लेख है वो हमको प्राप्त होता है और उनके जो रंग है थोड़े से उजले टाइप के जो रंग है, बेसिकली गेरुआ या भुरभुरा टाइप जैसा वो रंग है उन लेखों का। और वो जो लेख है, यहाँ से जो लेख प्राप्त हुए हैं जिनमें इनकी प्रेम गाथा का उल्लेख है, प्रेम गाथा का वर्णन है, तो इन लेखों में ये जो लेख प्राप्त हुए, ये लेख कौन सी भाषा में लिखा गया है? इसकी भाषा है पाली। कई बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो भाषा कौन सी है इसकी? पाली है। दूसरा क्या, इसकी लिपि कौन सी है? लिपि है इसकी ब्राह्मी। ब्राह्मी इस समय सर्वाधिक प्रचलित लिपियों में से एक थी, तो इस लिपि का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। या इन लेखों भाषा कैसी थी? पाली थी। लिपि कैसा था? वो ब्राह्मी लिपि थी। तो ध्यान में रखिए कि सीता बेंगरा भारत की सबसे प्राचीनतम नाट्यशालाओं में से एक थी और इसी में जो जोगीमारा गुफा है, ठीक है, यहाँ पर देवदत्त और सुतनुका इन दोनों प्रेमियों की प्रेम गाथाओं का वर्णन है यहाँ के लेखों में, जो पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में क्या हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद अब कुछ बातें आपको समझनी जरूरी है कि हम जानते हैं कि भारत में या जो चीनी यात्री आए, उन चीनी यात्रियों में या जितने भी यात्री आए उनमें सबसे प्रमुख यात्री हमारे लिए कोई था तो वैनसोंग था। तो वैनसोंग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और वैनसोंग ने उनके अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा उसका नाम है सियूकी। तो वैनसोंग ने सियूकी में अपने यात्रा वृत्तांत को बताते हुए यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रभावों को भी लिखा था।
बेसिकली जब वैनसॉन्ग भारत आया, तो वैनसॉन्ग जब भारत आया तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में किस तरीके से बौद्ध धर्म पनपा है या बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, कि बौद्ध धर्म का स्वरूप भारत में कैसा है, उसकी व्याख्या करते हुए वो कहाँ स्थापित कर सके, चीन में स्थापित कर सके। बेसिकली जब वैनसॉन्ग भारत आया तो उस दौरान पर भारत में महायानी बौद्धों का सबसे ज्यादा प्रभाव था। तो जब वैनसॉन्ग अपनी ट्रैवल डायरी जो है या अपनी रचना जो है वैनसॉन्ग सीयूकी में लिखता है, सीयूकी में लिखता है और उसका उल्लेख भी करता है कि सिरपुर में या इस क्षेत्र में अशोक कालीन बौद्ध स्तूप हैं, अशोक कालीन बौद्ध स्तूप। और आप और हम जानते हैं कि अशोक ने कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था और बाद में पुष्यमित्र शुंग ने, चूंकि एक वो कट्टरवादी ब्राह्मण वंश का क्या था, शासक था, तो पुष्यमित्र शुंग ने इन 84,000 स्तूपों को नष्ट करने का भी काम किया था। तो इसी काल के कुछ जो स्तूप हैं वो कहाँ हमको प्राप्त होते हैं, सिरपुर और छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं और कैसे साक्ष्य भी हैं। सिरपुर में जो अशोक के स्तूप मिले, तो जब शिरपुर के टीलों को जब उत्खनन किया गया है अरुण कुमार शर्मा जी के द्वारा, और उससे पहले जब इसे एमजी दीक्षित ने जब खोजा था सिरपुर के टीलों को, तो उसके बाद जब विस्तृत उत्खनन अरुण कुमार शर्मा जी के द्वारा किया गया है, तो उसमें कई अशोक के स्तंभों को आइडेंटिफाई भी किया है और आगे और भी खुदाई अगर हो तो ऐसे कई स्थल वहां से प्राप्त होंगे, ऐसी चर्चा भी अरुण कुमार शर्मा जी ने अपने रिपोर्ट्स में की है। अब ऐसे कई बौद्ध स्तूपों को उल्लेख कौन कर रहा है, वैनसॉन्ग कर रहा है, यानी कि स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ पे अशोक का क्या था, शासन काल था या अशोक का शासन चलता था। इसी के साथ साथ हमारा एक जो अगला जो स्थान है वो कौन सा है, मल्हार। मल्हार का जो तीसरा वर्ग का जो उत्खनन हुआ है उस समय हमको एक विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह विष्णु प्रतिमा जो है, इसमें जो भाव भंगिमा जो बनी हुई है या जो मूर्ति की जो हम देखेंगे, कलाओं को देखेंगे, तो यह मूर्ति जो है विष्णु प्रतिमा, ये हमको प्रतीत होती है किस काल की, मौर्य काल की, या मौर्यकालीन से प्रतीत होती है। क्योंकि गुप्त काल से पहले है ना, अलग अलग मूर्तियों पर जितनी भी मूर्तियां थी, उन मूर्तियों की भाव भंगिमा या पोस्चर जिसको हम लोग कहते हैं वो अलग हुआ करती थी। जो बेसिकली मोटे आवरण के वस्त्रों का जो प्रयोग हुआ है मूर्तियों को, वो गुप्त काल से प्रारंभ हुआ है, लेकिन उससे पहले कम हुआ करता था। मतलब वस्त्रहीन या ललित कलाओं से प्रेरित जितने भी मूर्तियां बनी हैं भारत में, वो गुप्त काल के पहले पहले की ज्यादा है, बौद्ध काल से सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ है इसका। तो ये मौर्यकालीन मूर्ति है जिसके जो अंग हैं, इसके अंग नभचर, जलचर, इनके बने हुए हैं। मतलब जो इनके अंग बने हुए हैं, अलग अलग जॉइंट्स होंगे, हाथ पैर जो होंगे, इसमें जलचर, नभचर और इसी के साथ साथ थलचर जो थे, इन सब प्राणियों के द्वारा बने हुए हैं इस विष्णु प्रतिमा में, जो हमको इंडिकेट होता है। और ये जो इस तरीके की जो मूर्ति कला जो थी वो मौर्य काल के समय में ही सबसे ज्यादा प्रचलित थी, इस बात को हम देखते हैं। इसके अलावा वैनसॉन्ग के अलग अलग जो उल्लेख और इस क्षेत्र से किए गए हैं, तो इस क्षेत्र से मौर्यकालीन कई ईंटें भी मिली हैं जो बड़ी होती थी, थोड़ा सा उसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी बड़ी होती थी, और बेसिकली वह सभी कुछ फॉसाइल स्टोन के कुछ पिलर्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग अलग से करते हैं जब पर्यटन वगैरह पढ़ेंगे। तो कुछ ईंट जो मिले, जो बारीक तरीके से बनाए गए जो ईंट होते थे, वो जो बेसिकली मौर्य काल में बड़े होने के बावजूद भी उस काल की सबसे ज्यादा उत्कृष्टतम चीजों में से एक है। तो उस प्रकार के ईंट भी हमको इन क्षेत्रों से मिले हैं। तो क्या बड़ी आकार की ईंट, बेसिकली बस्तर का एक क्षेत्र भी है जो लौंडीगुड़ा से होकर किनारे से जाता है, तो उस क्षेत्र भी बुद्ध की एक बड़ी सी प्रतिमा भी है, और साथ साथ में वहां पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी मिले जिसमें बड़ी बड़ी ईंटें हैं। तो वो इंडिकेट करती है कि इस काल में मौर्य काल या छत्तीसगढ़ में मौर्य काल का कई प्रमाण है, कई साक्ष्य जो है जो ये इंडिकेट करते हैं कि दक्षिण कौशल या छत्तीसगढ़ में मौर्यों का शासन रहा होगा। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा है कि किस तरीके से अलग अलग इतिहासकारों ने मौर्य काल को
को या नंद और मौर्य को यहाँ से ये बताया है कि इनका आधिपत्य कैसे था इस क्षेत्र में, या तत्कालीन समय में छत्तीसगढ़ की उपस्थिति कैसी थी और कलिंग के युद्ध से इनका संबंध कैसा था। और उसके बाद यहाँ की जो प्राप्ति के जो सिक्के हैं, जो अकलतरा, ठठारी, बारगांव, बिलासपुर, तारापुर, उड़ेला, गुजरा यहाँ से और आरंग से जो प्राप्त हो रहे हैं, तो उन सिक्कों के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर नंद और मौर्य वंश किस तरीके से था, या बेसिकली मौर्य वंश कितना ज्यादा प्रचलित था, क्योंकि सिक्के मौर्य वंश से संबंधित है। इसके बाद मौर्यकालीन कई स्थल हैं जिसमें बलौदाबाजार का तुरतुरिया हम देख रहे हैं। उसके बाद रामगढ़ की या सरगुजा क्षेत्र की रामगढ़ की पहाड़ी के सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफा को हमने देखा है कि प्राचीनतम नाट्यशाला होने के साथ साथ मौर्यकालीन लेख भी हमको प्राप्त हुए हैं, जो बेसिकली ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखा हुआ है। तो इतने सारे प्रमाण जो हमको प्रस्तुत होते हैं, जो साक्ष्य जो प्रस्तुत होते हैं, वो हमको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो गौरवमय इतिहास है वो मौर्य काल में भी क्या था, प्रचलित था, या मौर्य काल में भी उपस्थित था। तो ये हमारे यहाँ तक का ये मौर्य काल के बारे में बातचीत हुई है। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक होगा वो जो भारत में जो क्षेत्रीय राजवंशों का जो इतिहास रहा है उसके साथ में फिर छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश कैसे कैसे यहाँ पर प्रचलित हुए उसको हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो से किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो उसको हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के भेजें, या डाउट के लिए हमको हमारे जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप या जो पेजेस हैं हम फेसबुक के, तो उसमें हमको आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।